क्योंकि ओपीएस अगर मान लो उनके ऊपर बोझ पड़ता है तो ये सांसद विधायक है, जैसे हमारे सर्कल साहब ने बताया है, तो उनको भी हटा दो भाई, वो भी तो बोझ है, वे उनके ऊपर वो जो उनको दिया जाता है, मतलब वो पेंशन दी जाती है, वो भी तो बोझ ही हो रही है जी। ओपीएस को लागू कर दिया जाए ताकि कर्मचारी की बुढ़ापे की चादर वो सही सलामत रह जाए। 156 कर्मचारी लाइन पर काम करते हुए हमारे बीच से चले गए। अच्छा बनाने के लिए यूपीएस लिया है। यूपीएस में क्या है, कर्मचारी को कोई पैसा नहीं मिलेगा जो उसका जमा है। मांग है सरकार से कि इस ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया जाए। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान के लिए यूनियन तत्पर तैयार रहती है, और जैसे भी आगे यूनियन के हमारे जो बड़े शीर्ष नेतृत्व के जो आदेश आएंगे उस आदेशों की हम पालना करेंगे। ग्राउंड लेवल पर हकीकत क्या है? ऑफिसों में स्टाफ नहीं है जी। फील्ड में लाइनों पे काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है। जो कर्मचारी हैं उनके पास T&P किट पूरी उपलब्ध नहीं है। घाटा है बिजली बोर्ड में, तो उसको प्राइवेट एजेंसी क्यों लेगी? नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। DHBVN में किस तरीके की समस्याएं जो है वो वर्कर को हो रही है और ओपीएस जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ AHPC जो है संगठन है उसके सर्कल सेक्रेटरी और साथ ही जो सिटी यूनिट के प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे उन तमाम मुद्दों पर और जानेंगे कि क्या है उनकी राय। सर, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, आप सिटी यूनिट के जो है प्रधान है, किन किन तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है और क्या कुछ चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं? सर, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का सिटी यूनियन प्रधान पवन कुमार गोयल। सर, सबसे पहले तो ऑनलाइन जो हमारे टेक्निकल साथियों की ट्रांसफ़र की जा रही है वो समस्या इस टाइम सबसे बड़ी है, क्योंकि एक कर्मचारी जहाँ काम करता है जिसका एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों से, वो उसको मान लो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे तो काफ़ी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। क्योंकि पिछले साल का इतिहास देखें तो 156 कर्मचारी हमारे बीच से चले गए हैं जिनका लाइनों पे एक्सीडेंट हो गया है, और अगर ये पॉलिसी और लागू हो जाती है तो काफ़ी एक्सीडेंट और होंगे कि काफ़ी कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी। सर, कर्मचारियों की जो है वो मृत्यु हो रही है और क्या-क्या चैलेंजेस हैं जो अभी आप लोग जो है वो फेस कर रहे हैं और कैसे उसका समाधान जो है वो सरकार से चाहते हैं? सर देखिए, मैं अमरजीत जाखड़, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का सर्कल सेक्रेटरी। सर, हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है आज के दौर में, हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है क्योंकि वर्कलोड काफ़ी है, स्टाफ की कमी है। और अभी जो HKRN के कुछ साथी, अभी एक HKRN पोर्टल इन्होंने लागू किया है। पहले तो क्या था, किसी एजेंसी के थ्रू काम करते थे तो उनकी जगह नए आदमी आ जाते थे। अब कोई कर्मचारी छोड़ के चला गया, एक्सपायर हो गया, तो उसकी जगह कोई आदमी लगाने की किसी की पावर नहीं है। तो हमारे संगठन की शुरू से मांग रही है कि सबसे पहले तो जो हमारा डिपार्टमेंट बचे उसके लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होना हमारे पास जरूरी है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, कनेक्शनों की दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, स्टाफ की कमी होती जा रही है। पुराने साथी हमारे जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं, नई भर्तियां हो नहीं रही, प्राइवेट किसी को लगाने की पावर नहीं है किसी के पास में भी, इसलिए काम का बहुत दबाव है। चाहे ऑफिसों की बात हो, नए ऑफिस तो खोल दिए लेकिन नए ऑफिसों में ना क्लरिकल स्टाफ है ना टेक्निकल स्टाफ है, जो है उसी में से डिवाइड करके उसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो काम का बहुत ही प्रेशर रहता है कर्मचारियों के ऊपर। और दूसरी जो चीज है उसके साथ साथ अभी 26 तारीख को ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार ने ACS महोदय को ज्ञापन दिया था। वहाँ पे हमने प्रदर्शन किया था कि जो ये सरकार का जो प्रोजेक्ट ये आदर्श ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर रहे हैं, उस ट्रांसफर पॉलिसी में पहले हमारे मतलब LDC, UDC, असिस्टेंट अकाउंटेंट, JE तक की उसमें ट्रांसफर की थी। उस टाइम भी यूनियन ने काफी बड़े प्रदर्शन किए थे, सब यूनिट से लेकर हेड ऑफिस तक के। और अब दोबारा फिर सरकार उस पॉलिसी को लेके अब की बार उस ट्रांसफर पॉलिसी को एलन तक ले आई। अब जो साथी काम कर रहे हैं लाइनों पे, जिसको नॉलेज है, उन साथियों को अब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी आती है तो नए साथियों को छोड़ के लगभग सभी साथियों की ट्रांसफर हो जाएगी। तो लाइनों को समझने में बहुत टाइम लगता है, जाल बिछा हुआ है, ऊपर नीचे क्रॉसिंग है, तो उसमें एक्सीडेंट की रेशो बहुत ज्यादा होगी। और जिसके भी साथी, जिसके घर से आदमी जाता है, जो साथी हमारे बीच पिछले साल की जैसे प्रधान जी ने बताया है
156 कर्मचारी लाइन पर काम करते हुए हमारे बीच से चले गए। और अगर ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और लागू होती है तो इसमें बहुत बड़े हादसे होने की उम्मीद है, ज़्यादा संख्या में एक्सीडेंट होने की चांस रहेंगे। तो हमारी ये ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन की मांग है कि इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया जाए इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि और जो विभाग हैं उनसे बिजली बोर्ड का काम अलग तरह का है जी क्योंकि लाइन पे एक एक पोल पे 4-4 जगह क्रॉसिंगें हैं जी लाइन ऊपर नीचे से क्रॉस कर रही हैं। अब पुराने आदमी को तो पता होता है कि ये जियो स्विच यहाँ से कटेगा, ये फीडर है, उसको बंद करवा के काम कर लेते हैं। जो नया साथी आएगा उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा और प्रेशर इतना रहता है कि लाइन चालू करनी होती है, क्योंकि आजकल ऊपर से फोन, फिर ऊपर से आरटीएस लागू है कि इतने देर फीडर बंद क्यों रहा, तो इस करके जो हादसे होने के चांस हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये हमारी मांग है सरकार से कि इस ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया जाए। सर, आप लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार काम कर रहे हैं। वर्कर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की जो प्रॉब्लम है वो आपको झेलनी पड़ रही है। इसके लिए आपने सरकार से गुहार लगाई होगी, सरकार का क्या कुछ कहना है? कोई समाधान सरकार ने बताया इसको लेकर? जैसे कि हमारे सर्कल साहब ने बताया है कि 26 तारीख को अभी पहले भी आंदोलन हुए हैं सब डिवीजन लेवल पे, यूनिट लेवल पे और मान लो सर्कल लेवल पे भी प्रोग्राम किए गए हैं। और पीछे जो हमारे बिजली मंत्री जी थे उनके वहाँ पे भी महापड़ाव किया गया था जी और अब 26 तारीख को जो है ना हमने पंचकुला में जवंतिया पार्क से लेकर एसएस पावर के दफ्तर तक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। मतलब काफी कर्मचारियों में रोष था और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान के लिए यूनियन तत्पर तैयार रहती है और जैसे भी आगे यूनियन के हमारे जो बड़े शीर्ष नेतृत्व के जो आदेश आएंगे उस आदेशों की हम पालना करेंगे। सर, देखा जाता है मंत्री अनिल विज जी जो हैं वो लगातार एक्शन में नजर आते हैं। जब कुछ काम अटकता है तो हमेशा एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब जो आपकी समस्याएं हैं, क्या वो वर्करों की समस्याओं को भी समझते हैं? कुछ उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो इसमें? सर, हमारी यूनियन ने बिजली मंत्री जी को भी इस बारे में लेटर लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, न कोई मीटिंग की। अगर ऑफिसों में छापे तो मारते हैं, कर्मचारियों को सस्पेंड तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत क्या है, ऑफिसों में स्टाफ नहीं है जी फील्ड में लाइनों पे काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है, जो कर्मचारी हैं उनके पास टी&पी किट पूरी उपलब्ध नहीं है, स्टोर में सामान बहुत कम मिलता है, जियो स्विच वगैरह है और है। तो जब तक हमारे पास जो साथी काम करे उनके पास टी&पी किट की बात है, चाहे अब बारिश का मौसम था उसमें रेनकोट की बात थी, तो इस स्टोर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सामान होगा, हमारे पास में लिफ्टर है या और है, इस तरह की जो समस्याएं जो जमीन पे काम करते हुए हमें आती हैं उनका तो समाधान नहीं हो रहा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गुड़गांव में 2 सर्कल हैं, सर्कल 1 और सर्कल 2। सर्कल 2 में इंपीरियर कंपनी को ठेका दे रखा है O&M का, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। उनके जो कर्मचारी हैं उनके पास तो उनके पास गाड़ी भी है, उनके पास में लिफ्टर भी है, सीडी भी है, पूरा मेंटेनेंस का सामान उनकी गाड़ी में होता है। कोई भी कंप्लेंट आती है तुरंत गाड़ी जाती है, सारा काम। हमारे पास अगर जहाँ हमारे कर्मचारी काम कर रहे सर्कल 1 में, उनके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो लिफ्टर वगैरह थे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ, ये कंपनी आई थी, हमारी न्यू पालम बिहार सब डिवीजन है। अब अधिकारियों पे किस तरह का प्रेशर था हमें नहीं पता, हमारे जो साथी काम कर रहे थे वहां से लिफ्टर लेके उस कंपनी के कर्मचारियों को दिया, और उसके बाद भी आप देखिए जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी है उनकी रेशो देखोगे आप, ब्रेकडाउन अटेंड की है चाहे कंप्लेंट अटेंड करने की है, फिर भी सर्कल 2 से सर्कल 1 के आंकड़े बहुत बेहतर हैं उनको करने ये साधन पर्याप्त मात्रा में ना होते हुए भी। हमारे साथियों को तो सीडी भी मांग के काम चलाना पड़ता है, ना हमारे पास गाड़ी है, ना पर्याप्त मात्रा में औजार हैं, ना मेंटेनेंस का सामान है, और उनके पास सारी सुविधाएं मतलब सरकार ने उपलब्ध करवा रखी हैं। उनके तो टेंडर में है कि इनको गाड़ी भी देनी है, इनको बाइक भी देने हैं, इनको बैठने के लिए इनको सामान भी देना है, टी&पी वगैरह भी देना, लेकिन हमारे कर्मचारियों के पास में ऐसी सुविधा न होते हुए तो भी हमारे रिजल्ट सर्कल 1 के सर्कल 2 से बेहतर है। सर, सुविधाओं का जो है वो अभाव है। साथ ही देखा जाता है कि आप
जिंदगी भर इस नौकरी में खपते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर ओपीएस का। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लेकर क्या कुछ आपकी मांगे हैं, क्योंकि अब लगातार उसको लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। सर देखिए, जैसे हमारे जो कर्मचारी साथी हैं वो लगभग कोई 35 साल, 40 साल, 32 साल, 25 साल नौकरी करते हैं। जी। उनके पास बुढ़ापे का एक सहारा होता है, एक उम्मीद होती है बच्चों को भी कि पापा रिटायरमेंट आएंगे। तो हर आदमी का अपना सपना होता है, किसी का मकान बनाने का, किसी का और है। लेकिन कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं है। ये विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री हैं, इनके पास में ये एक बार बन गए तो एक बार की पेंशन, 2 बार बन गए 2 बार, 3 बार बन गए। अब आप देखोगे स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी जी। 5.5 लाख रुपए पेंशन लेते थे, क्योंकि वो जितनी बार एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री बने। वो इसी तरह आप कैप्टन अजय यादव जी की देख लो, अब जेल में थे ओम प्रकाश चौटाला जी की देख लो, वो जेल में रहते हुए पेंशन लेते थे। और कर्मचारियों के पास इतने साल पब्लिक की सेवा करने के बाद में भी पेंशन के नाम पे कभी तो एनपीएस ले आते हैं। अब उसे एनपीएस में से भी आगे बढ़ गए, अब ओपीएस ले आए, जो यूपीएस ले आए। अब कर्मचारियों की मांग तो थी कि एनपीएस को रद्द करो, ओपीएस लागू करो। अब सरकार ओपीएस को बहाल करने की बजाय अब यूपीएस लेके आ गई। यूपीएस में कर्मचारी जब अब तो ठीक है, नौकरी कर रहा है, ठीक ठाक तनख्वाह मिल रही है, वह अपने परिवार की अपनी देख रेख कर सकता है, मेडिकल खर्चा भी वहन कर सकता है, वो मजबूरी है, करना पड़ेगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में उसी टाइम तो आदमी की एज भी हो जाती है, उस टाइम कई तरह की बीमारियां अपने लपेटे में ले लेती हैं, और उस टाइम इनकम के सारे साधन बंद हो जाते हैं। तो ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। और अगर इतनी बढ़िया एनपीएस और यूपीएस है तो अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? जी। जो सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी तो लागू होनी चाहिए। जब वो ले रहे हैं तो कर्मचारियों को भी देनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देना चाहती। जी। सर एक सवाल आपसे रहेगा, देखा जाता है कि कुछ मंत्री बयानबाजी करते हैं कि अगर ओपीएस दी गई तो देश जो है वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा, देश जो है कंगाल हो जाएगा। कुछ ऐसे बयान जो है मंत्रियों की तरफ से आते हैं। इन बयानों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे और ओपीएस को लेकर आपकी क्या मांगे हैं? देखिए सर, ये जो बयान का आप कह रहे हैं, ये बयान जो है ना मतलब जानबूझ कर दे रहे हैं, क्योंकि ओपीएस अगर मान लो उनके ऊपर बोझ पड़ता है तो ये सांसद विधायक है, जैसे हमारे सर्कल साहब ने बताया है, तो उनको भी हटा दो भाई, वो भी तो बोझ है। वे उनके ऊपर वो जो उनको दिया जाता है, मतलब वो पेंशन दी जाती है, वो भी तो बोझ ही हो रही है जी। अब एनपीएस आ जाती है, एनपीएस में मान लो कर्मचारी का 60% पैसा मिल जाता है, वो बाकी रह जाता है। तो उसमें वो उसको भी अच्छा बनाने के लिए यूपीएस ले आए। यूपीएस में क्या है, कर्मचारी को कोई पैसा नहीं मिलेगा जो उसका जमा है। कर्मचारी को खाली जो है ना 10-20 हजार रुपये, 20 हजार, 25 हजार रुपये उसकी पेंशन कर दी जाएगी। लेकिन जब कर्मचारी, हम ये कहते हैं 58 साल का होता है, रिटायर होता है, तो उस टाइम कर्मचारी को जैसे बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाना है और काम है, तो वो तो पैसे से ही होंगे ना जी। मान लो पेंशन तो चलो मंथली है, 25 हजार रुपये आ भी जाएगी, लेकिन जो मकान बनाने हैं या बच्चों की शादी करनी है उसमें तो पैसा लगेगा। तो इसलिए हमारी तो ये डिमांड है, हम तो यही गुजारिश करते हैं अभी जल्द से जल्द ओपीएस को लागू कर दिया जाए, ताकि कर्मचारी की बुढ़ापे की चादर वो सही सलामत रह जाए। सर एक सवाल ये रहेगा, अगर ओपीएस नहीं आता है तो किस तरीके से आगे जो है वो आप फैसला लेंगे, या फिर क्या कुछ कार्रवाई करने की सोची? सर देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमारी यूनियन हमेशा पहले भी विरोध किया है कि एनपीएस के विरोध में काफी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं कि पुरानी पेंशन लागू करो। और आगे भी अभी सर्व कर्मचारी संघ का हमारा एएचपीसी वर्कर यूनियन, ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन, हेड ऑफिस हिसार, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। अब सर्व कर्मचारी संघ का भी हमारा सम्मेलन है 19, 20, 21 का, उसमें भी कोई न कोई बड़ा इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। उसके बाद अगले महीने हमारे अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ का जो सेंट्रल लेवल पे जो काम करती हैं ट्रेड यूनियन है, उनका भी सम्मेलन है, तो वहाँ पे भी कोई न कोई यूनियन, वहाँ से भी कोई घोषणा होगी। तो एचपीसी वर्कर यूनियन हमेशा से ही ये मांग करती रही है, और कितने भी बड़े आंदोलन करना पड़े, चाहे मैं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात है, चाहे पुरानी पेंशन की बात है, चाहे कर्मचारियों के मांग और मुद्दों को लेके, एचपीसी वर्कर यूनियन हमेशा मैदान में रही है, कर्मचारियों के हकों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। सर एक सवाल ये रहेगा, प्राइवेटाइजेशन की बात आपने की है,
किस तरीके से वो आपको जो है वो नुकसान कर रही हैं चीजें, और क्या कुछ उसको लेकर आपकी मांगे हैं? सर, जो डिपार्टमेंट हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, पब्लिक से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं। और सरकार जब ये भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे पब्लिक के हित के लिए ये डिपार्टमेंट बनाए गए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। लेकिन अब सरकार इनसे मुनाफा चाहती है और इसको जो डिपार्टमेंट है इनको बेच के, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सर्कल 2 में कंपनी काम कर रही है, वो एक प्राइवेटाइजेशन का तो हिस्सा है। और उसके आप आंकड़े देखोगे तो ऑन रिकॉर्ड है, चाहे उसके ब्रेकडाउन की बात है, चाहे कंप्लेंट अटेंड की बात है, चाहे कोस्ट की अगर बात करें, तो उसमें जो हमारे कर्मचारी जिस सर्कल में काम कर रहे हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं और सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। पहले मीटर रीडर हटाए, मीटर रीडर, स्मार्ट मीटर आगे, मीटर रीडर की पोस्ट खत्म होगी। फिर प्राइवेट गाड़ियां लगा दी, उसमें ड्राइवरों की पोस्ट खत्म होगी। अब ये कंप्यूटर आगे, उसमें एलडीसी यूडीसीओ को की पोस्ट कम कर दी, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती कर लिए। तो इस तरीके से विभाग को जो सिकोड़ना चाहती है सरकार, प्राइवेट अगर डिपार्टमेंट सरकारी हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप रोडवेज की बस लोगे, रोडवेज की बस अगर गुड़गांव से चलती है, अगर उसको चंडीगढ़ जाना है, चाहे उसमें 2 सवारी हो, वो चंडीगढ़ तक पहुंचाएगी। अगर उसी की जगह प्राइवेट बस वाला होगा तो वो ये कहेगा कि मेरा तो तेल का खर्चा ज्यादा है, वो तो बीच में उतार के दूसरी बस में शिफ्ट करेगा। वही हाल बिजली बोर्ड का है। बिजली बोर्ड में अगर आप देखोगे, चंडीगढ़ का देखोगे, बहुत बड़ा उदाहरण है ये, तो ताजा ताजा उदाहरण है। हमने भी काफी उसमें वहां प्रदर्शनों में भाग लिया था, हमारी यूनियन ने सपोर्ट किया था। वहां पे करीब 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए हर साल कमा के दे रहा था विभाग। और वहां की जो प्रॉपर्टी है वो करीब 30-35 हजार रुपए की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जो थी करोड़ की, 30-35 हजार करोड़ की। उसको जो बेस प्राइस रखा, उसको मिनिमम प्राइस उसमें रख के 871 करोड़ में वो प्राइवेट एजेंसी को दे दिया। उसके रिजल्ट क्या हुए, पब्लिक नहीं समझ पाई, यूनियनें गई, कर्मचारी गए, उसमें आखिरी में क्या हुआ। अब आपने देखा होगा पीछे उसमें रेट बढ़ाने की घोषणा कर दी कि रेट बढ़ाएंगे, तो वही हाल यहाँ होगा। अब सरकार का तो ये है कि सरकार के जो अडानी अंबानी हैं, जो इनके पूंजीपति, जिसने इनके इलेक्शनों में खर्चा दे रखा है, ये सारा सौदा उनके हाथों में देना चाहते हैं और उससे पब्लिक को नुकसान है। अब मान लो प्राइवेट अगर हाथों में बिजली चली गई तो प्राइवेट तो ये तो वो तो अपनी मनमर्जी के रेट होंगे। अब प्लांट हमारे बंद हो गए, जो कि मान लो कोई भी सामान है, आप अगर बिजली घर में पैदा करते हैं, अपने पावर प्लांटों में पैदा करते हैं, कोई भी एग्जांपल के तौर पर कोई भी आइटम हम घर पे बनाते हो सस्ता पड़ता है, मार्केट से लाते हो सस्ता पड़ता है। तो प्राइवेट हाथ में अगर बिजली चली गई तो उसके रेट बहुत ज्यादा होंगे। जैसे कि कृषि के लिए है, अब सरकार 10 पैसे यूनिट दे रही है, तो अगर मान लो कोई एजेंसी आती है, अडानी अंबानी या कोई भी कंपनी आती है, तो क्या किसानों को 10 पैसे सब्सिडी देगी? और 5.5-6 रुपए यूनिट खरीद के 10 पैसे सब्सिडी तो नहीं देगी। तो इसलिए इस पे जमींदारों पे भी, आम जनता पे जो रेट हैं, अब ये सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं और इसमें जनता को भी समझना पड़ेगा और जनता को भी नुकसान है इसमें कि अगर प्राइवेट होता है तो ये अब तो धीरे धीरे, अब आप इसका देख लो, जियो धनाधन को देख लो, पहले बीएसएनएल था, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ था, लेकिन सरकार ने उसको बीएसएनएल का भट्ठा बिठाना था, तो ये और एयरटेल, वोडाफोन, जियो आ गई। जियो दे दनादन चला एक 6 महीने फ्री में, क्योंकि उसको इसलिए फ्री में दिया गया कि बीएसएनएल को साइड लाइन करना था। बीएसएनएल के कर्मचारी तंग होके जो वीआरएस लेके, उनको आज तक उनके पैसे नहीं मिले हैं। तो वही हाल आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखोगे, बीएसएनएल का जो हाल करा है, रोडवेज में किलोमीटर स्कीम आ गई, इसी तरह बिजली बोर्ड में भी अब काफी फीडर हैं हमारे मेवात के, वो फीडर दे दिए फ्रेंचाइज पे, रोहतक में दे दिए। अब गुड़गांव में एजेंसी काम कर रही है, गुड़गांव फरीदाबाद में, यहाँ से रेवेन्यू जाता है। आप उधर जो घाटे वाली चीज है, अगर मान लो इतना ही घाटा है बिजली बोर्ड में, तो उसको प्राइवेट एजेंसी क्यों लेगी? प्राइवेट एजेंसी घाटे के लिए तो लेगी नहीं, वो कमाने के लिए लेगी। अगर कमाने के लिए लेगी तो उसका जो बोझ है वो आम जनता पे ही तो पड़ेगा, आम जनता पे, कर्मचारियों पे पड़ेगा जी। तो इसलिए हमारी यूनियन इसका विरोध करती है कि जो हमारा काम है, जो महकमा चल रहा है, इसमें नई भर्तियां हो, इसको प्राइवेट हाथों में न दे के अपने कर्मचारी इस डिपार्टमेंट को चलाएं।
तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि प्राइवेट की तरफ न जाके डिपार्टमेंट को अपने हाथों में लेके उसको बढ़िया तरीके से सरकार जो हमारे पास समान T&P की बात है चाहे स्टाफ की बात है वो पूरा करे। प्रधान जी, एक मैसेज क्या देंगे आप? जो लोग हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, वो नाराज चल रहे हैं सरकार से, उनमें रोष है, प्राइवेटाइजेशन की बात करें चाहे ओपीएस को लेकर बात करें, तो क्या कुछ संदेश उनको देंगे ताकि उनको एक हिम्मत मिले? देखिए सर, कर्मचारियों को हम निरंतर हमारी मीटिंगें होती हैं, आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की जाती है। यहाँ रेस्ट हाउस में मीटिंगें बुलाई जाती है, सर्कल लेवल पे है, यूनिट लेवल पे है, सब यूनिट लेवल पे है। कर्मचारियों को आश्वासन नहीं दे सकते जी। यूनियन तो देखो, यूनियन के पास यही है भाई, आंदोलन चल रहे हैं, यूनियन अपनी लड़ाई लड़ रही है। कर्मचारी जो ना, जैसे हमारे लेवल तक की जो बातें होती है वे उनकी समस्याएं यहाँ पूरी कर दी जाती है। बाकी जो ऊपर लेवल की बातें हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो आगे जो भी आदेश देंगे उसी आदेश पे सभी कर्मचारी अपने फूल चढ़ाएंगे और लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगातार जो बिजली कर्मचारी हैं वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांगों के लिए जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और ओपीएस भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बहुत गंभीर जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहे पत्रिका संवाद।